विधानसभा चुनाव की दस्तक के साथ ही हर जिले में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के लिए तमाम दांवपेच लगा रही हैं। कुछ ऐसा ही हाल चुरू का है। चुरू में सबसे पहले माकपा ने अपने पत्ते खोले हैं, तो भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में क्या है चुरू की सियासी हवा का रुख, आज बात इसी पर। विधानसभा क्षेत्र वाले चुरू जिले में कांग्रेस का दबदबा है। इस जिले की दोनों हॉट सीटें चुरू और रतनगढ़ पर भाजपा के विधायक हैं। इससे पहले बात करेंगे इन्हीं दो सीटों की। भारत की आजादी से पहले चुरू बीकानेर जिले का एक हिस्सा था। 1948 में पुनर्गठन के बाद इसे बीकानेर से अलग कर दिया गया। चुरू की स्थापना 1620 में हुई थी। बाद में यह राठौड़ वंश के राजपूत शासकों के नियंत्रण में आ गया। ऐतिहासिक चुरू शहर लगभग 400 साल पुराने एक किले के लिए पहचाना जाता है। इस जिले का धार्मिक महत्व भी है। यहाँ सालासर बालाजी और बाबोसा महाराज के खूबसूरत मंदिर हैं। बात यहाँ की सियासत की करें तो इस पूरे जिले में कांग्रेस का दबदबा है। इसमें चुरू सबसे हॉट सीट है जो भाजपा के कब्जे में है। यहाँ से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ विधायक हैं। रतनगढ़ में भी भाजपा का दबदबा है। अभिनेश महर्षि यहाँ के विधायक हैं। सादुलपुर में कांग्रेस की कृष्णा पूनिया विधायक हैं, जो राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष व पूर्व ओलंपियन भी हैं। तारानगर से कांग्रेस के दिग्गज नेता नरेंद्र बुडानिया हैं और सरदार उपचुनाव में कांग्रेस के अनिल शर्मा यहाँ से जीते थे, जो दिवंगत पूर्व विधायक भंवरलाल शर्मा के बेटे हैं। वहीं सुजानगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है। यहाँ से मनोज कुमार विधायक हैं। इसमें से चुरू सीट की बात करें तो यहाँ से भाजपा के फायर ब्रांड नेता और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ विधायक हैं। शेखावटी के क्षेत्र में राजेंद्र राठौड़ की बेहद मजबूत पकड़ है। चुरू में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ राष्ट्र में मजबूत स्थिति है। उनकी मजबूत स्थिति को देखते हुए कांग्रेस की ओर से यहाँ पे काफ़ी सर्वे किए गए हैं। यहाँ कांग्रेस की ओर से पर्यटक प्रभारी सभी आ चुके हैं और उनके आने का क्रम जारी है। चुरू में राजेंद्र सिंह राठौड़ को घेरने के लिए कांग्रेस अपनी रणनीति भी बना रही है। हालांकि यहाँ पे 32-33 दावेदार हैं कांग्रेस की ओर से, लेकिन उसमें सर्वाधिक सक्रिय वर्तमान में तनवीर खान नजर आ रहे हैं। उनका फैमिली बैकग्राउंड है। उनकी माता श्री हमीदा जी बेगम यहाँ से विधायक रह चुकी है, वो सरकार में मंत्री भी रह चुकी है। इस दृष्टि से कांग्रेस में जो वर्तमान में तनवीर गांव-गांव में जा रहे हैं, खेल प्रतियोगिता करवा रहे हैं और युवाओं की टीम उनके पीछे जुटी हुई है। उसको देख के लगता है कि कांग्रेस यदि तनवीर खान पर दाव खेलती है तो हो सकता है कांग्रेस मुकाबले में आ जाए। वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन वर्तमान में कांग्रेस में जो दावेदार हैं उनमें निश्चित रूप से तनवीर खान सक्रिय भागीदारी। राठौड़ ने 1990 में पहला चुनाव जनता दल के टिकट पर लड़ा था, जिसमें वो जीते भी थे। इसके बाद 1993, 98, 2003, 13 और 18 में वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। राजेंद्र राठौड़ के नाम इस सीट पर सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी है। 1990 में उन्होंने कांग्रेस की हमीदा बेगम को 24,383 वोटों से हराया था। उस वक्त राठौड़ को 49,781 वोट मिले। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राठौड़ अब तक चुरू से 6 बार विधायक चुने गए और वो 2008 में भाजपा की टिकट पर तारानगर से चुनाव जीते थे। राजेंद्र राठौड़ को भाजपा का सबसे मजबूत खिलाड़ी माना जाता है। ये उनकी मजबूती का ही प्रमाण है। जब गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो गया, उस समय राजेंद्र राठौड़ उपनेता प्रतिपक्ष थे। राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और सतीश पूनिया, जिनको अध्यक्ष पद से हटाया गया था, उनको उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया। ऐसे में चुरू विधानसभा सीट से राजेंद्र का तोड़ निकालना कांग्रेस के लिए बेहद कठिन है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता राजेंद्र राठौड़ भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा भी बने हुए हैं। उनके समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा। हालांकि इस बार राठौड़ के चुरू से नहीं बल्कि जयपुर के विद्याधर नगर सीट से चुनाव लड़ने की बात सामने आई थी।
लेकिन इन अटकलों पर खुद राठौड़ ने परिवर्तन यात्रा के दौरान विराम लगा दिया। तब राठौड़ ने चुरू की जनता को अपनी सौगंध देकर कहा था कि चुनाव तो चुरू से ही लड़ेंगे। राठौड़ ने वहां की जनता के बीच कितने लोकप्रिय हैं, इसकी बानगी खुद वहां की जनता ने बारिश में भीगकर राठौड़ का संबोधन सुनते हुए दिखा दी थी। बीच में परिवार का रिश्ता है और इसी रिश्ते के नाते कह रहा हूँ, ये परिवर्तन की आंधी इस बार चूरू में तूफान खड़ा करेगी। मेरे लिए हमारे को पिटे हुए मोहरे कहते हैं, मैं नफरत फैलाने की राजनीति करता हूँ। नफरत की राजनीति होगी तो हजारों की संख्या में आप होते नहीं, हम सब मिलकर नया चूरू बनाएंगे। और चूरू के अंदर जो भ्रष्टाचार करता है उसको जड़-मूल से नष्ट करेंगे। आओ हम सब मिलकर संकल्प के साथ आगे बढ़े। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी रगों में दौड़ने वाला एक एक खतरा इस चूरू के काम आएगा। प्रतिकूल मौसम के पश्चात भी हजारों की संख्या में वर्षा में भीगते हुए लोगों ने इस यात्रा का समर्थन किया, आगाज किया और चारों तरफ से एक प्यार भरा प्रेम भरा आग्रह भी कि मैं घोषणा करूं कि मैं चूरू से चुनाव लड़ूंगा। ये अपनत्व का रिश्ता था, इस रिश्ते ने और रिश्ते को मजबूत किया है। अब थोड़ा चूरू सीट का इतिहास जान लेते हैं। चूरू विधानसभा क्षेत्र 1952 में अस्तित्व में आया। तब 1952 में पहला चुनाव कांग्रेस के प्रभुदयाल और कुंभाराम ने जीता। आपको बता दें कि 1952 से 2018 तक 15 विधानसभा चुनाव में 17 विधायक चुने गए। इसमें 7 बार कांग्रेस, 5 बार भाजपा के विधायक बने, एक बार जनता दल और जनता पार्टी और 3 बार निर्दलीय विधायक चुने गए। कांग्रेस अभी अपने पत्ते इसलिए नहीं खोल रही है क्योंकि चूरू से बीजेपी के कद्दावर नेता राजेंद्र सिंह राठौर को घेरने के प्रयास में कांग्रेस अभी देख रही है कि आने वाले समय में बीजेपी की क्या रणनीति होती है। जो ही बीजेपी की ओर से कोई संकेत मिलेंगे कि चूरू से कौन चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद में कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी। चूरू के बाद अब बात करते हैं रतनगढ़ विधानसभा सीट की। यहाँ भाजपा का दबदबा है। यहाँ से अभिनेश महर्षि विधायक हैं। रतनगढ़ विधानसभा जिले की हॉट सीट मानी जाती है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों को बागियों से जूझना पड़ा था। ये सीट ब्राह्मण बाहुल्य मानी जाती है। यहाँ पर उम्मीदवार की हार जीत का फैसला ब्राह्मण वोटर्स करते हैं। इन समीकरणों को देखते हुए पिछली बार भाजपा ने अभिनेश महर्षि पर दांव चला था और कांग्रेस ने भंवरलाल पुजारी को मैदान में उतारा था, लेकिन जीत भाजपा को मिली और कांग्रेस को तीसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा था। यहाँ के जातिगत समीकरण के बारे में बात करें तो जाट उम्मीदवारों के बागी होने पर कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ता है। चुनावों में ओबीसी, एससी, अल्पसंख्यक और राजपूत वोटर्स उम्मीदवारों का भविष्य गढ़ते हैं। इस इलाके में ब्राह्मण, दलित, मूल ओबीसी, जाट, राजपूत और मुस्लिम समेत दूसरी सभी जाति के लोग रहते हैं। रतनगढ़ सीट को भाजपा की परंपरागत सीट माना जाता है। यहाँ पिछले 25 सालों से कांग्रेस जीत की बाट जो रही है। इसके पीछे बड़ी वजह है नेता यहाँ बगावत कर जाते हैं, इसलिए यह सीट भाजपा के लिए अवैध किला बन चुकी है। लेकिन इस बार रतनगढ़ विधानसभा के सियासी समीकरण भाजपा के अनुकूल नज़र नहीं आ रहे हैं। वजह स्थानीय पंचायत और निकाय चुनावों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते पंचायत समिति और 2 नगर पालिकाओं में कांग्रेस का बोर्ड बन गया। रतनगढ़ सीट के ये समीकरण भाजपा के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अभिनेश महर्षि कांग्रेस में रह चुके हैं। इसीलिए भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उन्हें नापसंद करते हैं। ऐसे में यहाँ गुटबाजी बनी हुई है। आलम ये हो गया है कि नाराज भाजपाई विधायक के खिलाफ जब तक मोर्चा खोलते रहते हैं। ऐसे में इस अंतरकलह का फायदा कांग्रेस उठा सकती है। पार्टी से पिछली बार के उम्मीदवार भंवरलाल पुजारी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं पार्टी के बागी जाट नेता पूसाराम गोदारा भी टिकट के लिए कश्मकश कर रहे हैं। बहरहाल अब कांग्रेस किस पर अपना दांव चलती है, ये तो कांग्रेस के पत्ते खुलने पर ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। चूरू और रतनगढ़ के बाद बात करते हैं जिले की सबसे हॉट सीट सरदार शहर के बारे में। साथ ही बात करेंगे सादुलपुर सीट के चुनावी इतिहास की, जहां से पूर्व ओलंपियन कृष्णा पूनिया इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। चूरू
चूरू जिले के सरदार शहर का सरदार कौन बनेगा, ये सवाल इस सीट के उपचुनाव में बड़े जोर शोर से उछला था। और जब कांग्रेस के अनिल शर्मा उपचुनाव जीत गए तो ये समझ लिया गया कि उपचुनाव में कांग्रेस का कोई सानी नहीं और बीजेपी के लिए कांग्रेस का यहाँ कोई तोड़ नहीं। इस सीट पर पहले कांग्रेस के विधायक भंवरलाल शर्मा विधायक थे, लेकिन उनके निधन की वजह से ये सीट खाली हो गई थी और 2022 में यहाँ उपचुनाव कराया गया, जिसमें भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा ने जीत दर्ज की। सबसे खास बात यह है कि देश की आजादी के बाद सरदार शहर में साल 1952 से लेकर 2022 तक 16 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 10 बार कांग्रेस ने जीत का ताज पहना है। सिर्फ 2 बार भाजपा को यहां से विधायक मिला, वो साल 1980 और 2008 का था। इनमें सबसे ज्यादा 6 बार दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा यहां से विधायक रहे हैं। भंवरलाल शर्मा 4 बार तो कांग्रेस के टिकट से, 1 बार लोकदल और 1 बार जनता दल से टिकट पर विधायक की कुर्सी पर पहुंचे, जिससे साफ है कि सरदार शहर में भंवरलाल शर्मा का डंका बजता था। और इस पर भी सबसे रोचक तथ्य यह है कि सरदार शहर एक जाट बहुल क्षेत्र है और भंवरलाल शर्मा की राजनीति एंटी जाट की थी, फिर भी सरदार शहर ने भंवरलाल शर्मा को सबसे ज्यादा बार अपना सरदार बनाया था। भंवरलाल शर्मा की इस विरासत को आगे बढ़ाया उनके बेटे अनिल शर्मा ने। अनिल शर्मा के सामने उपचुनाव में भाजपा की तरफ अशोक पीछा खड़े थे, जो 2018 और 2013 के चुनाव में भंवरलाल शर्मा के सामने थे और 2008 में वे यहां से विधायक रहे थे। इसके अलावा आरएलपी के लालचंद मूंड इस सीट से थे। जाट बहुल सीट होने के चलते आरएलपी ने अपना उम्मीदवार जाट ही रखा था, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भंवरलाल शर्मा की पॉलिटिक्स और सिंपैथी कार्ड से कांग्रेस को यहां पर उपचुनाव में बम्पर जीत मिली। हालांकि अनिल शर्मा के समर्थन में सबसे ज्यादा यहां पर ब्राह्मण वोटर्स हैं। वो ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। सरदार शहर में वैसे तो फिलहाल भाजपा के अशोक पीछा पर ही अपना कार्ड खेल सकती है, लेकिन खबर यह है कि यहाँ पर पार्टी अपना उम्मीदवार बदल भी सकती है और किसी जाट चेहरे पर दांव लगा सकती है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल शर्मा ही रहने वाले हैं। इसके अलावा मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार भी हैं, क्योंकि आरएलपी लालचंद मूंड को इस बार चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि वो एक जाट चेहरा है। लालचंद मूंड चूरू जिला दुग्ध उत्पादक संघ के अध्यक्ष हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रामीण इलाकों में अच्छी पकड़ मानी जाती है। जाट बाहुल इलाका होने के चलते उनकी समाज में गहरी पैठ भी है और उपचुनाव में उन्हें करीब 46,000 वोट हासिल हुए थे। कांग्रेस में के उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल शर्मा, जो पंडित भंवरलाल जी के पुत्र हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा और पंडित जी के प्रति सहानुभूति रही, वो चुनाव जीत भी गए। लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थिति बन रही है, कांग्रेस में जो गुटबाजी हो रही है, वहाँ पे जो जी डोटासरा का जाना आना रहा और उन्होंने वहाँ राजकरण जी और ताराचंद जी सारण को आगे करके टिकटों को लेकर के आपस में कोई बातचीत भी की, उससे वहाँ कांग्रेस में स्थिति अभी असमंजस की बनी है। हालांकि कांग्रेस के अनिल शर्मा का प्रयास है कि वो अपनी स्थिति मजबूत बनाए, लेकिन बीजेपी वहाँ किसको चुनाव लड़ाएगी। कभी वहाँ पिंचा जी का नाम आता है, कभी हरलाल विसारण का आता है। सरदार शहर के बाद बात करते हैं सादुलपुर सीट की। यहाँ से मौजूदा वक्त में ओलंपिक खिलाड़ी कृष्णा पूनिया विधायक हैं, तो वहीं इस सीट पर 1993 के बाद से कोई भी नेता विधायकी रिपीट नहीं कर पाया है। लिहाजा ऐसे में 2023 का विधानसभा चुनाव एक बार फिर बेहद दिलचस्प हो चला है। यहाँ पिछले 15 सालों से त्रिकोणीय मुकाबला रहा है। यहाँ भाजपा और कांग्रेस को बसपा से कड़ी चुनौती मिल रही है, तो वहीं बसपा यहाँ भाजपा और कांग्रेस को हार का स्वाद चखा चुकी है। इस सीट से सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड कांग्रेस के इंदर सिंह पूनिया के नाम है। इंदर सिंह पूनिया 1985 से 1998 तक लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। वहीं 1993 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही यहाँ हर बार विधायक बदलता रहा है, यानी यहाँ की जनता हर बार एक नए चेहरे को जिताती आई है। इस सीट पर जाट मतदाताओं का दबदबा रहा है, लेकिन जीत और हार एससी वोटर्स तय करते हैं, क्योंकि अक्सर दोनों अहम पार्टियों की तरफ से जाट उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरते हैं। ऐसे में जाट वोट बढ़ जाता है और दलित वर्ग ही किंग मेकर की भूमिका में नजर आ जाता है। इसके अलावा सादुलपुर में वैश्य, गोस्वामी, खाती, स्वामी और कालबेलिया समुदाय के वोटर्स भी हैं। कांग्रेस एक बार फिर कृष्णा पूनिया को ही चुनावी मैदान में उतार सकती है। आपको बता दें कि सादुलपुर में कांग्रेस पार्टी में पर्यवेक्षक के पास टिकट के लिए अभी 9 आवेदन आए हैं, जिसमें से कृष्णा पूनिया को छोड़कर बाकी सभी ने कुलदीप पूनिया के नाम पर सहमति दिखाई है। ऐसे में अगर कुलदीप पूनिया को सादुलपुर से टिकट दिया जाता है तो कृष्णा पूनिया को चूरू से राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ उतारा जा सकता है। ऐसे में ये चुनाव सादुलपुर और चूरू के लिए बेहद दिलचस्प होने वाला है। वहीं भाजपा चूरू से मौजूदा सांसद राहुल कस्वां को चुनावी जंग में उतार सकती है। वहीं चर्चाएं पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को लेकर भी हैं। अगर भाजपा देवेंद्र झाझड़िया को सादुलपुर सीट से टिकट देती है तो यहां खिलाड़ी बनाम खिलाड़ी चुनाव देखने को मिल सकता है। सरदार शहर में उम्मीदवारों का भविष्य तय होता है गांव से, क्योंकि यहां पर कुल 2,89,500 मतदाता हैं
जिनमें से 2,19,500 मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, बल्कि शहर से महज 70,000 मतदाता हैं। यह ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां हार जीत जातिगत नहीं बल्कि स्थानीय समीकरणों से तय होती है। दिवंगत भंवरलाल शर्मा इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहे हैं। ब्राह्मण और एंटी जाट पॉलिटिक्स के बावजूद सरदार शहर के सबसे अधिक बार सरदार चुने गए हैं भंवरलाल शर्मा। आलम यह है कि भंवरलाल शर्मा के नाम के पीछे पार्टी के नाम का कोई महत्व ही नहीं रहा। वो जिस पार्टी से भी चुनावी मैदान में उतरे, उन्होंने जीत दर्ज की। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ लाल सिंह फौजदार और ज्योति शर्मा की रिपोर्ट। सरदार शहर और सादुलपुर के बाद जानेंगे सुजानगढ़ और तारानगर का सियासी हाल। क्या सुजानगढ़ में भाजपा खेल आरएलपी बिगाड़ेगी या तारानगर में नरेंद्र बुडानिया पर ही कांग्रेस अपना दांव चलेगी? जाने सब कुछ इस रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में भले ही पिछले 25 सालों से एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस का राज रहा हो, लेकिन सुजानगढ़ की जनता ने हर बार पार्टी को बदला है और हर बार अलग चेहरे को जिताया है, फिर चाहे मैदान में कितना ही बड़ा चेहरा क्यों ना हो। दरअसल सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले 72 सालों में कभी कोई विधायक अपनी विधायकी रिपीट नहीं कर सका। इस सीट से मौजूदा वक्त में कांग्रेस के दिग्गज नेता मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे मनोज मेघवाल विधायक हैं। भंवरलाल मेघवाल का 16 नवंबर 2020 को निधन हो गया था, जिसके बाद सीट खाली होने के चलते यहां 2021 में उपचुनाव हुआ। कांग्रेस ने सिंपैथी कार्ड खेलते हुए उनके बेटे मनोज मेघवाल को टिकट दिया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उपचुनाव में भाजपा की किस्मत ने साथ नहीं दिया और उसे हार का मुंह देखना पड़ा। मनोज मेघवाल ने जबरदस्त जीत दर्ज की। इस उपचुनाव से कांग्रेस की सीट पर मजबूती तो दिखी गई और ये भी पता चल गया कि इस सीट पर भाजपा को जीत के लिए काफी मेहनत करने की जरूरत है। दिवंगत विधायक मास्टर भंवरलाल की बात करें तो इस सीट से पूर्व दिवंगत विधायक भंवरलाल ने 1980 में पहली जीत दर्ज की थी। इसके बाद वो 1990, 98, 2008 और 18 में चुनाव जीतकर कांग्रेस की जमीन यहां मजबूत करते गए। ये भी तथ्य है कि मेघवाल कभी भी अपनी विधायकी लगातार रिपीट नहीं कर पाए। अब तक इस सीट पर हुए 15 विधानसभा चुनाव में 6 बार कांग्रेस, 4 बार भाजपा का विधायक बना है, तो वहीं 3 बार निर्दलीय और 1 बार जनसंघ और जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर सबसे कड़ा मुकाबला 1957 में देखने को मिला, जब निर्दलीय उम्मीदवार सोना देवी ने कांग्रेस की शांति कुमारी को 208 मतों से शिकस्त दी थी। अब 2023 के चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से सिर्फ मनोज मेघवाल ने दावेदारी जताई है, जबकि भाजपा खेमे में एक लंबी फहरिस्त है। इसमें पूर्व मंत्री रह चुके खेमाराम मजबूत दावेदारी जता रहे हैं, तो वहीं संतोष मेघवाल और बीएल भाटी जैसे बड़े नाम भी भाजपा से टिकट मांग रहे हैं। खास बात यह है कि 2021 में हुए उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया था। अब एक बार फिर यहां से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। आरएलपी की तरफ से सीताराम नायक की मजबूत दावेदारी है, तो वहीं बाबूलाल कुलदीप भी आरएलपी से टिकट मांग रहे हैं, यानी एक बार फिर त्रिकोणीय मुकाबला होना तय है। ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आरएलपी के चुनावी मैदान में उतरने से किसका खेल बिगड़ता है। बात अब तारानगर सीट की करें तो शेखावटी के तारानगर विधानसभा क्षेत्र का इतिहास महज 46 साल पुराना है। यहाँ से मौजूदा विधायक कांग्रेस के नरेंद्र बुडानिया हैं। यहाँ अब तक 10 विधानसभा चुनाव में से 6 बार कांग्रेस, 2 बार भाजपा और जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। यहाँ सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड चंदनमल बैद के नाम है। चंदनमल बैद ने 1980 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1990, 93, 98 में जीत दर्ज की। उसके बाद यहाँ से 2 बार जीत का रिकॉर्ड जयनारायण पूनिया ने बनाया, जिन्होंने 1985 में पहली मर्तबा जीत हासिल की। इसके बाद वह 2013 में एक बार फिर जीतने में कामयाब हुए, जबकि इस सीट से 2008 में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी जीत दर्ज कर चुके हैं। मौजूदा सियासत की बात करें तो मौजूदा वक्त में यहाँ से कांग्रेस के नरेंद्र बुडानिया विधायक हैं और टिकट मांगने वालों की लंबी फहरिस्त है। वहीं कुछ दिनों पहले मनफूल कसवा ने अपने ही विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और स्थानीय शख्स को टिकट देने की मांग कर डाली थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस नरेंद्र बुडानिया का टिकट काटकर मनफूल कसवा को मैदान में उतार सकती है। हालांकि बीजेपी भी इस सीट पर जीत दर्ज कराने के लिए विशेष रणनीति पर काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ लाल सिंह फौजदार और ज्योति शर्मा की रिपोर्ट।